हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में अब हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज मॉडर्न अप्रोच। तो मॉडर्न अप्रोच को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारे इसी चैनल पर आपके पहले वाली दो अप्रोचेस की वीडियोस भी अपलोड हो चुकी हैं। तो मैंने पहले वाली दो वीडियोस के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप उन्हें भी अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं मॉडर्न अप्रोच का हमारा फर्स्ट पार्ट दैट इज क्वांटिटेटिव अप्रोच। तो मॉडर्न अप्रोच में हमें ये तीन अप्रोचेस स्टडी करनी होती हैं। तो हम अब सबसे फर्स्ट अप्रोच को डिस्कस करेंगे दैट इज क्वांटिटेटिव अप्रोच। क्वांटिटेटिव अप्रोच को किसने इन्वेंट किया, किसने बनाया, किसने प्रतिपादित किया, ये हम सबसे पहले जान लेते हैं। इनका नेम है C.W. चर्चमैन और उनके फ्रेंड्स हैं कुछ जिन्होंने मिलकर इस अप्रोच को बनाया जिसको हम क्वांटिटेटिव अप्रोच के नाम से भी जानते हैं। रियलिटी में हुआ क्या था? क्लासिकल अप्रोच में फिजिकल रिसोर्सेज को लेकर जो भी प्रॉब्लम आती हैं उनसे रिलेटेड जो सॉल्यूशंस हैं वो सब आपको यहां बता दिए जाते हैं। न्यू क्लासिकल अप्रोच में ह्यूमन रिसोर्स को लेकर इंसानों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसके समाधान भी आपको यहां बता दिए जाते हैं। पर मैनेजर्स के सामने जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, बड़े बड़े इश्यूज आते हैं, उन इश्यूज को कैसे सोल्व करें, उनको सोल्व करने का क्या तरीका होगा, वो सारी टेक्निक्स यहां पर इस मेथड में बताई जाती हैं। तो इस मेथड के अंदर जो हमारी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हैं वो डेफिनेटली मैथमेटिकल बेस हैं या वो स्टैट के ऊपर बेस हैं। तो इस अप्रोच को हम ऑपरेशनल रिसर्च या ऑपरेशनल एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं। जी हां, जो हमारी क्वांटिटेटिव अप्रोच है इसको हम ऑपरेशनल रिसर्च या ऑपरेशनल एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं। इस अप्रोच का आना कब हुआ? लगभग 1950 के आसपास। तो इस अप्रोच में आपको यह बताया जाएगा कि मैनेजर्स के सामने जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं उन प्रॉब्लम्स को हमें कैसे सोल्व करना है। सोल्व करने की जो टेक्निक्स हैं वो मैथमेटिक्स बेस हैं या स्टैट के ऊपर बेस हैं। हमने इकोनॉमिक्स के अंदर स्टैटिस्टिक्स के कुछ टॉपिक पढ़े होंगे जहां पर हम कुछ ग्राफ्स पढ़ते हैं, कुछ फॉर्मूला यूज करते हैं, मीन, मीडियन, मोड, इस तरह से। और कुछ टॉपिक हमने कहीं ना कहीं अकाउंट में भी स्टडी किए होंगे लाइक रेशियो एनालिसिस, कॉस्ट एनालिसिस, ब्रेक इवन पॉइंट। वैसे ही कुछ टेक्निक्स के नाम आपको बस अपने एग्जाम में बताने हैं। आपको कोई भी टॉपिक एक्सप्लेन करके नहीं लिखना, आपको सिर्फ टेक्निक्स के नेम लिखने हैं। उन टेक्निक्स के नेम मैं आपको अब बताने जा रहा हूं। सबसे पहली टेक्निक जो हमको बताई गई है इस अप्रोच के अंदर दैट इज थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के बारे में हम सब जानते हैं। थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के बारे में इन लोगों ने बोला कि मैनेजर्स के सामने अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी को भी यूज कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी के बाद सैंपलिंग एनालिसिस के बारे में भी इन्होंने कहा है कि आप सैंपलिंग एनालिसिस के मेथड को भी यूज कर सकते हो। ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं जिसको हम, कोरिलेशन, रिग्रेशन एनालिसिस, वेटिंग लाइन थ्योरी, स्टैटिस्टिक्स, क्वालिटी कंट्रोल, कोरिलेशन, रिग्रेशन, टाइम सीरीज एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, वेरिएंस एनालिसिस, फिर लीनियर प्रोग्रामिंग, गेम थ्योरी, नेटवर्क एनालिसिस, कॉस्ट प्रॉफिट एनालिसिस। ये सारी टेक्निक्स हमको इस मेथड के अकॉर्डिंग इस अप्रोच के अंदर फॉलो करनी होती है। क्योंकि मैनेजर्स के सामने जब बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आती है तो मैनेजर्स क्या चाहते हैं? मैनेजर्स हमेशा यही चाहते हैं कि प्रॉब्लम का समाधान बहुत जल्दी हो जाए, शीघ्र हो जाए। तो इन टेक्निक्स को यूज करने के लिए, इन फॉर्मूलाज को यूज करने के लिए हमें कंप्यूटर का भी यूज करना होता है। तो इस अप्रोच का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या टारगेट है, अब हम ये स्टडी कर लेते हैं। सिंपल सी बात, ये जब अप्रोच आई तो इस अप्रोच का फंडा ये था कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं और उन कंपनीज में जो जटिल समस्याएं आती है, हाई लेवल की प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करना ही इस अप्रोच का पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरी बात मैं आपको अब बता रहा हूं कि हम फॉर्मूला जो भी अप्लाई करेंगे वो कंप्यूटर ऑपरेटर के थ्रू ही अप्लाई करेंगे, कंप्यूटर के बेस के ऊपर ही अप्लाई करेंगे। क्योंकि फॉर्मूला यहां पर हमें जो भी यूज करने हैं वो कंप्यूटर के अकॉर्डिंग ही हमें यूज करने होंगे। क्योंकि कंप्यूटर हमको क्या करता है, रिजल्ट बहुत जल्दी दे देता है। तो वहां पर एक कंप्यूटर ऑपरेटर होगा जो कंप्यूटर को यूज करके फॉर्मूला अप्लाई करके हमारे सामने
प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें बहुत जल्दी देने वाला है। सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा तो प्रॉब्लम्स का जो समाधान है वो हमें जल्दी पता लग पाता है। तो डेफिनेटली जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत जल्दी सोल्व हो जाती हैं, बहुत तेजी से सोल्व हो जाती हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो मैनेजर्स के सामने प्रॉब्लम्स आती हैं वो बड़ी हाई लेवल की होती हैं और मैनेजर्स हमेशा यही चाहते हैं कि प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी सोल्व हो जाए। उसके लिए हमें कंप्यूटर यूज करना होगा। अब कंप्यूटर यूज करेंगे तो प्रॉब्लम्स का समाधान जो होगा, सोल्यूशन जो होगा, वो हमको बहुत जल्दी मिल जाएगा, तेजी से मिल जाएगा। पर इस अप्रोच में भी एक लिमिटेशन है। ये कहते हैं कि जो डिसीजंस हमने लेने होते हैं, डिसीजंस को लेने के लिए हमें बहुत सारे ऑल्टरनेटिव तो मिल जाते हैं। मान लो मैंने एक मोबाइल खरीदना है। अब मोबाइल खरीदने के मेरे सामने 5 ऑप्शन रख दिए जाएंगे कि तुम ये मोबाइल भी खरीद सकते हो, ये भी खरीद सकते हो, ये भी खरीद सकते हो, ये भी और ये भी। 5 मोबाइल खरीदने के ऑप्शन तो मेरे सामने रख दिए। डिसीजन मैंने एक ही लेना है कि मोबाइल खरीदना है, पर मेरे सामने 5 मोबाइल हैं। तो ये कहता है कि डिसीजंस लेने के लिए हमारे सामने ऑल्टरनेटिव तो रख दिए जाते हैं, पर ये अप्रोच हमको ये नहीं बताती कि हमको डिसीजन लेना कौन सा है। मतलब हमें क्या डिसाइड करना है, हमें आखिर में निर्णय लेना क्या है, हमें आखिर में डिसीजन लेना क्या है, हमें इस अप्रोच में पता नहीं लगता। तो क्वांटिटेटिव अप्रोच डेफिनेटली किस लिए आई? मैनेजर्स के सामने जो जटिल समस्याएं आती हैं उन समस्याओं को समाधान करने के लिए, उसको समाधान करने के लिए हमको कौन कौन से फॉर्मूला दिए गए, या तो वो मैथ्स के ऊपर बेस है या वो स्टैट के ऊपर बेस है। उसको यूज करने के लिए हमें कंप्यूटर का यूज करना होगा जो हमको रिजल्ट बहुत जल्दी दे देगा, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन हमें जल्दी दे देगा। फिर मैंने आपको लिस्ट लास्ट में एक लिमिटेशन बताई है कि डिसीजंस लेने के लिए हमारे सामने काफी सारे ऑल्टरनेटिव तो होंगे, पर इस अप्रोच में हमें यह नहीं पता लगेगा कि आखिर हमने लास्ट में डिसाइड क्या करना है। तो ये थी हमारी क्वांटिटेटिव अप्रोच। अब हम डिस्कस कर लेते हैं हमारी सिस्टम अप्रोच। तो सिस्टम अप्रोच भी मॉडर्न अप्रोच का एक पार्ट है। तो सिस्टम अप्रोच किसने दी है ये सबसे पहले हम स्टडी कर लेते हैं। चेस्टर आई बर्नार्ड, दूसरा पर्सन है हर्बर्ट ए साइमन, और इसके कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने इस अप्रोच को बनाया। इस अप्रोच को क्या बोला गया है? सिस्टम अप्रोच। ये अप्रोच कब फेमस हुई है? 1960 में, 1960 में। सिंपल सी बात है, कभी कभी हम कंप्यूटर को एक सिस्टम बोलते हैं, पर उस सिस्टम के साथ काफी सारे सब सिस्टम भी होते हैं, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, यूपीएस, यूएसबी, कुछ केबल लगा लो, कुछ और चीजें भी लगा लो जो हम कंप्यूटर के साथ अटैच करके रखते हैं। मतलब ये सब चीजें अगर एक साथ मिल जाती हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं। पर जो अलग अलग पार्ट्स हैं कंप्यूटर के, उनको हम अपने आप में एक सब सिस्टम भी कह सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, इस अप्रोच में यही कहा गया है कि कुछ चीजें मिलकर ही एक सिस्टम बनती हैं, और जिन जिन चीजों से वो सिस्टम बना है उन पार्ट्स को हम सब सिस्टम कह सकते हैं। कहते हैं कि जितने भी सब सिस्टम होते हैं वो एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। मान लीजिए हमारे माउस में कोई प्रॉब्लम आ गई तो क्या होगा? कमांड गलत जाएगी। अगर कमांड गलत गई तो प्रिंटर में से हो सकता है कि प्रिंट होकर कुछ और आ जाए। मान लीजिए कीबोर्ड खराब हो गया, कोई बटन खराब हो गया, हमने कुछ दबाया और प्रेस हो गया कुछ और, तो रिजल्ट हमें गलत मिलने वाला है। तो कहने का मतलब क्या है? जो भी सब सिस्टम होते हैं वो सब आपस में कनेक्ट रहते हैं। एक सब सिस्टम दूसरे सब सिस्टम को इफेक्ट करता है और ये सारे सब सिस्टम मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। तो इन्होंने एक स्कूटर का एग्जांपल भी दिया हुआ है। स्कूटर के अंदर भी यही होता है कि मान लो स्कूटर की गियर या कोई चीज फेल हो गई, इंजन फेल हो गया, तो स्कूटर चलना बंद हो जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो सिस्टम की जो सक्सेस होती है वो डिपेंड करती है उसके सब सिस्टम्स के ऊपर। मतलब जो उसके अंदर छोटे छोटे पार्ट लगे हुए हैं, अगर वो पार्ट ठीक ढंग से काम करते रहे, अगर उनके अंदर काम करने की एफिशिएंसी है, तो डेफिनेटली हमारा सिस्टम ढंग से काम करता रहेगा। अगर स्कूटर का एक हिस्सा फेल हो जाता है या टायर फट जाता है
तो स्कूटर को हम नहीं चला पाते, स्कूटर को हम नहीं भगा पाते। तो कहने का क्या मतलब है कि सिस्टम की सक्सेस, एक सिस्टम की सफलता डिपेंड करती है उसके सब सिस्टम्स के ऊपर, क्योंकि एक सब सिस्टम अगर फेल हो जाता है तो डेफिनेटली हमारा पूरा सिस्टम हिल जाता है। अब हम इसी टॉपिक के बिहाफ पर हम एक ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल ले लेते हैं जो आपको एग्जाम में भी लिखना होगा। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टम माना जाता है। मान लीजिए पूरा ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टम है। इस ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए कुछ डिपार्टमेंट है। पहला डिपार्टमेंट प्रोडक्शन का, दूसरा परचेज का, तीसरा मार्केटिंग का, चौथा मेंटेनेंस का, पांचवा फाइनेंस का, छठा मान लीजिए एडवर्टाइजमेंट करने का डिपार्टमेंट। अब ये ऑर्गेनाइजेशन इन सारे डिपार्टमेंट से मिलकर बना है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक सिस्टम। पर इस सिस्टम में ये सब सिस्टम है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट। तो रियलिटी में ये सारे अपने आप में एक डिपार्टमेंट हैं जिनको हम सब सिस्टम भी कह सकते हैं। अब मान लीजिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर दिया तो क्या होगा, हमारा पैसा फंस जाएगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट को प्रॉब्लम आएगी, एडवर्टाइजिंग हम कर रहे हैं तो प्रोडक्ट फिर भी हमारा नहीं बिक रहा होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट ज्यादा सेल नहीं कर पाएगा और परचेज करने में भी हमें प्रॉब्लम आएगी। तो कहीं ना कहीं एक सिस्टम ने, एक सब सिस्टम ने प्रॉब्लम क्रिएट की तो उसका पूरा इफेक्ट कहां पर आ गया, सिस्टम पर आ गया। अब मान लीजिए परचेज डिपार्टमेंट परचेज करना चाहता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट उसको पैसा अवेलेबल नहीं करा रहा, तो आपको क्या लगता है पूरा सिस्टम इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? क्योंकि अगर परचेज डिपार्टमेंट ने कुछ परचेज ही नहीं किया तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बताओ प्रोडक्ट करेगा क्या, मैन्युफैक्चरिंग क्या करेगा, कुछ बना ही नहीं पाएगा। अगर ये कुछ बना नहीं पाएगा तो ये मार्केटिंग किस चीज का करेगा, ये लोग मेंटेनेंस किस चीज का करेंगे, ये एडवर्टाइजिंग किस चीज का करेंगे, क्या हम बेचेंगे और क्या हम प्रॉफिट कमाएंगे। जैसे ही एक डिपार्टमेंट में गड़बड़ हुई उसकी वजह से हमारा पूरा सिस्टम हिल गया। तो इस अप्रोच में यही कहा गया है कि जब जब एक मैनेजर को, एक डिपार्टमेंट को कोई डिसीजन लेना है तो उस डिसीजन के बिहाफ पर हमें यह जरूर देख लेना है कि हमारे डिसीजन की वजह से बाकी के डिपार्टमेंट्स के ऊपर, बाकी के लोगों के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है। जर्नल लाइफ के अंदर हम भी यही करते हैं, हम अपने बेनिफिट के लिए कोई डिसीजन ले लेते हैं पर उसका इफेक्ट कहीं कहीं हमारी फैमिली पर, हमारे फ्रेंड्स पर और आसपास की सोसाइटी के ऊपर भी आता है। इस सिस्टम अप्रोच में यही कहा गया है कि हम सब इस पूरी ब्रह्मांड के एक सब सिस्टम है। अगर हम कुछ गड़बड़ करते हैं तो पूरे सिस्टम के ऊपर इफेक्ट आता ही आता है। तो वही बात हमको ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कही गई है कि मैनेजर को जब जब कोई डिसीजन लेना है तो उसको डिसीजन लेने से पहले यह देख लेना है कि उस डिसीजन का बाकी के डिपार्टमेंट्स के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, क्या प्रभाव आएगा। तो ये थी हमारी सिंपल सी सिस्टम अप्रोच। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कंटिजेंसी अप्रोच। इस अप्रोच को हम सिचुएशनल अप्रोच भी कहते हैं। तो डेफिनेटली जो अप्रोच अब हम स्टडी कर रहे हैं ये भी मॉडर्न अप्रोच का पार्ट है। ये अप्रोच कब फेमस हुई? 1970 में, 1970। इस अप्रोच का क्या निचोड़ है मैं आपको बता देता हूं। इस अप्रोच में एक सिंपल सी बात कही गई है, मैनेजर्स को जो भी डिसीजंस लेने होते हैं वो सिचुएशंस को देखकर लेने चाहिए। मैनेजर्स को जब भी डिसीजन लेने होते हैं वो सिचुएशंस को देखकर लेने चाहिए, ना कि प्रिंसिपल्स के बेस पर। कभी कभी क्या होता है कि हम रूल्स, प्रिंसिपल्स, मेथड्स की वजह से बंद कर रह जाते हैं। हमको लगता है कि ये सिचुएशन सोल्व करनी है तो ये वाला प्रिंसिपल अप्लाई कर दें, पर इस अप्रोच में क्या कहा गया है कि हमें जो भी डिसाइड करना है वो सिचुएशन को देखकर डिसाइड करना है। बस सिंपल सी बात इस अप्रोच में कही गई है। तो इस अप्रोच के अंदर यह भी कहा गया है कि कोई भी रूल, कोई भी फॉर्मूला, कोई भी प्रिंसिपल ऐसा नहीं है जो हर सिचुएशंस के अंदर अप्लाई हो जाए। तो सिंपल सी बात, सिचुएशन देखो और उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन लो। तो हम सबको पता है कि इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है,
इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है। अब इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो हम काहे के प्रिंसिपल्स और रूल्स के अकॉर्डिंग बंधे हुए हैं, तो हमको कोई भी बंधे हुए रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करना है। जैसी सिचुएशन आज के टाइम में बदलती जा रही है उसी के अकॉर्डिंग, बदलते हुए वातावरण के अकॉर्डिंग हमें डिसीजन लेने हैं। एक बदलते हुए वातावरण का इन्वायरमेंट का बिजनेस के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। हमको पता है कि जो बिजनेस का जो इन्वायरमेंट होता है वो दो फैक्टर से मिलकर बनता है, इंटरनल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या आता है, एक बिजनेस का अंदर का वातावरण क्या होता है ये देख लेते हैं। बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स, बिजनेस की पॉलिसीज, बिजनेस का स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो बिजनेस का अंदर का इन्वायरमेंट होता है उसको तो हम कंट्रोल कर ही लेते हैं, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो बिजनेस से बाहर होती हैं जिसको हम बिजनेस का बाहर का इन्वायरमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। उसके ऊपर हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लाइक गवर्नमेंट की पॉलिसी। गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग हमें चलना होता है, बजाय गवर्नमेंट हमारे लिए पॉलिसी बनाएगी। हमें यह भी देखना होता है कि क्या लीगल स्ट्रक्चर है, लीगल सिस्टम क्या है। तो बाहर का जो इन्वायरमेंट होता है उसमें कस्टमर्स आते हैं, कंपटीटर्स आते हैं, पब्लिक आती है, गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज आती हैं, जो हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जो हमारा लीगल सिस्टम है, वो सब आता है। अब जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की मैं बात कर रहा हूं, इसके अकॉर्डिंग हमें खुद को, हमारे बिजनेस को बदलना पड़ता है। क्योंकि सरकार हमारी वजह से बदल जाए ऐसा नहीं है, सरकार बदली है, कुछ लीगल स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, कुछ नया कानून आया है, उस कानून के अकॉर्डिंग हमें खुद को बदलना होता है। तो सिंपल सी बात इसमें बोली गई है, वो मैं आपको फिर से बता रहा हूं। सिचुएशंस जैसे जैसे बदल रही हैं आपको उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन लेने हैं, प्रिंसिपल से हमको बंद कर नहीं रहना। पीछे वाला जो टॉपिक था सिस्टम अप्रोच, सिस्टम अप्रोच रियलिटी में एक जगह पर आकर फेल हो गया है। कहां पर, सिस्टम अप्रोच के अंदर ऑर्गेनाइजेशन और इन्वायरमेंट के बीच में रिलेशन ही नहीं बन पाया। इस टॉपिक में हम क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन और इन्वायरमेंट दोनों के अंदर संबंध स्थापित कर रहे हैं, रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बाहर के इन्वायरमेंट का इफेक्ट होता है, बाहर के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन को, मैनेजर्स को अपने डिसीजन लेने चाहिए। तो सिंपल सी बात, पीछे वाली अप्रोच में ये कमी थी, तो इसीलिए इस अप्रोच में कहा गया है कि मैनेजर्स की ये ड्यूटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी काम करने से पहले हमें क्या करना है, इन्वायरमेंट को स्कैन कर लेना है, इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी कर लेना है, इन्वायरमेंट को एनालिसिस कर लेना है। इन्वायरमेंट को स्टडी कर लेने से हमें पता चल जाता है कि मेरी क्या स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, हमारे लिए मार्केट के अंदर थ्रेट्स क्या है, क्या चुनौतियां हैं। तो इन्वायरमेंट को स्टडी कर लेने से हमें खुद के बारे में भी पता चल जाता है और हमारे लिए मार्केट के अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या चुनौतियां हैं, हमें यह भी पता लग जाता है। तो ये बात मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, मैनेजर्स को बोला गया है कि ये आपकी ड्यूटी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालिसिस कीजिए। ठीक है, तो हमको ये बात भी बोली गई है कि कोई भी मेथड एक सिचुएशन में हो सकता है कि अप्लाई हो जाए। मेरे पास मान लो कोई फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला, वो प्रिंसिपल एक जगह पर तो ठीक अप्लाई हो जाए, पर वो हो सकता है कि दूसरी जगह पर जाकर फेल हो जाए। तो ये बात मैं आपको पहले भी बोल रहा था, हमारे पास कोई भी ऐसा रूल्स, प्रिंसिपल या मेथड नहीं है जो हर सिचुएशन में बराबर आप अप्लाई कर पाओ। तो एक मेथड एक जगह पर अप्लाई हो सकता है कि दूसरी जगह पर वो फेल भी हो जाए। तो प्रिंसिपल्स की जहां तक प्रिंसिपल्स की बात है, इस अप्रोच में कहा गया है कि प्रिंसिपल्स सिर्फ हमारे मार्गदर्शन के लिए होती हैं, मतलब हमको गाइड करने के लिए होती है, हमको गाइडेंस देने के लिए होती हैं, वो हमको सिर्फ मार्गदर्शित करती हैं। प्रिंसिपल्स हमको कहीं पर बांध कर नहीं रखती कि आपको इस जगह पर ये वाला प्रिंसिपल अप्लाई हर हालत में कर ही देना है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस अप्रोच के क्या फीचर्स हैं। सिंपल सी बात, फीचर्स के अंदर पहली बात यही आ रही है कि जो बिजनेस का इन्वायरमेंट होता है, बिजनेस का जो स्ट्रक्चर होता है, जो मैनेजमेंट होती है, उसके ऊपर इन्वायरमेंट का इफेक्ट होता ही है। जो बाहर का इन्वायरमेंट होता है उसकी वजह से
बिजनेस के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर, मैनेजर्स के ऊपर 100% इफेक्ट होता है। यही बात पहली फीचर में कही गई है कि जो मैनेजरियल एक्टिविटीज होती हैं, मैनेजमेंट ने जो भी एक्शंस लेने होते हैं, उन एक्शंस के ऊपर किसका इफेक्ट होता है? इन्वायरमेंट का इफेक्ट होता है। तो इसीलिए मैनेजरियल जो भी मैनेजमेंट से रिलेटेड हमें डिसीजन लेने होते हैं, एक्शन लेने होते हैं, वो एक्शन हमको सिचुएशन के अकॉर्डिंग लेने चाहिए। सिचुएशन चेंज हो रही है तो हमको अपनी एक्टिविटीज को, अपने एक्शंस को भी चेंज कर लेना चाहिए, उस अकॉर्डिंग हमें खुद को ढाल लेना चाहिए। ये बात सेकंड फीचर में कही गई है। तीसरा फीचर हमको ये कहा गया है कि हमें क्या करना होता है, ऑर्गेनाइजेशन और इन्वायरमेंट दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करना चाहिए। यही बात मैं आपको यहां पे कह रहा था, अगर हमारी सरकार चेंज हुई है तो सरकार के अकॉर्डिंग हमें चेंज कर लेना है। कानून चेंज हुआ है तो कानून के अकॉर्डिंग हमें ढाल देना है। कानून हमारे लिए चेंज नहीं होगा, कानून के अकॉर्डिंग हमें खुद को ढालना होगा। तो वही बात आपको थर्ड फीचर में कही गई है कि ऑर्गेनाइजेशन और इन्वायरमेंट के अंदर हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करना है, और ये सबसे जरूरी बात हमको की गई है। अब इस पूरे टॉपिक को मैं कंक्लूड करने से पहले इस टॉपिक की एक लिमिटेशन भी बता देता हूं। इस पूरे टॉपिक में हमें यह नहीं बताया गया कि कौन सी सिचुएशन में हमें प्रॉपरली क्या करना है। इसने ये तो बता दिया कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद के डिसीजन चेंज कर लो, खुद को बदल लो, उसके अकॉर्डिंग ये कर लो, उसके अकॉर्डिंग ये कर लेना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीजन लेने हैं। पर इस अप्रोच में हमें ये नहीं कहा गया कि एक पार्टिकुलर, एक स्पेशल सिचुएशन, एक स्पेशल समस्या अगर हमारे सामने है तो उस समस्या का सॉल्यूशन प्रॉपर क्या होगा, उस समस्या का रियलिटी में समाधान होगा क्या। हमको ये तो बोल दिया कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीजन ले लेना, पर डिसीजन लेना क्या है हमको इस अप्रोच में भी नहीं बताया गया। इस अप्रोच में भी कहीं ना कहीं कमियां हैं, इस अप्रोच को भी इसलिए क्रिटिसाइज किया गया है। अब इस अप्रोच को मैं कंक्लूड कर देता हूं। सिंपल सी बात है, ये अप्रोच मैनेजर्स को, मैनेजमेंट को अलर्ट रहने की बात कर रही है कि मैनेजर्स को हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। सिंपल सी बात भाई, सिचुएशन चेंज हो रही है तो खुद के डिसीजंस को उसके अकॉर्डिंग ही कर लेना, खुद के एक्शंस उस बदलते हुए वातावरण के अकॉर्डिंग चेंज कर लेना, बंधे हुए प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग मत चलना। सिंपल सी बात मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ये जो अप्रोच है ये मैनेजर्स को कह रही है कि आप हमेशा अलर्ट रहो, सिचुएशन चेंज होती रहती है, उसके अकॉर्डिंग अपने डिसीजंस भी आप चेंज करते रहिए। तो ये थी हमारी सिचुएशनल अप्रोच। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि बाकी के टॉपिक्स के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप उसे भी देख सकते हैं। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।